साउंड साउंड म्यूट कर देना इसको। हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास, वेट एंड डेंसिटी, यानी द्रव्यमान, भार एवं घनत्व। दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक के नाम से लग रहा होगा कि केवल तीन चीजें आप लोगों को समझनी है, एक तो मास, एक वेट और एक डेंसिटी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम लोगों को बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल के बारे में हम लोगों को समझना है। हम लोगों को दोस्तों प्रेशर के बारे में समझना है। आप लोग बोलेंगे कि सर जब बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल ये समझना है तो इस टॉपिक का नाम केवल इतना सा क्यों दिया? दोस्तों ये मास, वेट एंड डेंसिटी ये आपको छोटे छोटे टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं से फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच निकल के आती है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। समझ रहे हो? तो काफी आप लोगों का अच्छा है। ये मास, वेट एंड डेंसिटी स्टार्टिंग के 2 स्लाइड में खत्म हो जाएगा। ये इसके बाद होगी आप लोगों की असली कहानी। मतलब ये आप लोग इसको बेस मान सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें? अरे बताइए दोस्तों, यस यस बोल दीजिए सभी। नोटिफिकेशन डाल दिए, नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं मास, वेट एंड डेंसिटी। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या ये मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तभी आप लोग मास यानी द्रव्यमान समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैटर क्या होता है, कौन इसकी डेफिनेशन बताएगा? इसको हिंदी में हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। बताओ दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, जैसे भैया ये एक रिमोट मानो, या ये आप लोग है ना एसी का रिमोट मान लो, ये पेन मान लो, दोस्तों ये मेरा मोबाइल मान लो, है ना। आपके आसपास जो भी चीजें देख पा रहे हो या इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, वो जिससे मिलके बनी हुई है ना, उसे ही हम लोग मैटर यानी पदार्थ बोलते हैं। तो दोस्तों मैटर की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देखेंगे। द मैटर इज द मटेरियल of which everything in this universe is made up of, यानी इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिससे मिलके बनी हुई है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब इस यूनिवर्स में देखो कुछ भी, मान लो ये कोई लोहे की रेलिंग है, वो भी दोस्तों मैटर की बनी हुई है। ठीक है, आप ये जो एयर देख रहे हो ये भी मैटर की बनी हुई है, आप पानी देख रहे हो ये भी मैटर का बना हुआ है। समझ में आ गई बात को? कोई भी चीज इस यूनिवर्स में, हर एक चीज किससे मिलके बनी हुई है, मैटर से मिलके बनी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी क्लास नंबर 4 नहीं दिख रहा है दोस्तों, एक बार हम चेक कर लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए सर ये मैटर तो आपने बता दिया, लेकिन सर हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हमको तो दोस्तों किसके बारे में पढ़ना था, मास यानी द्रव्यमान के बारे में पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि जो रिमोट है इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग बोल देंगे सर 100 ग्राम है या 200 ग्राम है या 300 ग्राम है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गए या नहीं समझे बताओ? या मैंने आपको मान लो कोई बहुत भारी आपको चीज दी, मैंने बोला इसका द्रव्यमान चेक करो, तो जब आप लोग चेक करोगे तो हो सकता है 2 किलोग्राम का निकले, 3 किलोग्राम का निकले, 4 किलोग्राम का निकले। तो एक्चुअली में द्रव्यमान यानी मास होता क्या है, जैसे मैंने आपको क्या दिया, एक मैंने आपको हाथ में, मेरे पास में 2 बॉल थी, मैंने उसमें से एक बॉल आपके हाथ में दी, मैंने बोला इसका मास चेक करो। तो आप लोगों ने किसी दुकान पे गए, चेक करके आए, आपने बोला कि सर ये ना 1 किलोग्राम का, इसका द्रव्यमान जो है ना वो 1 किलोग्राम है। तो एक्चुअली में द्रव्यमान बताता क्या है कि इसके अंदर मैटर कितना भरा हुआ है, इसके अंदर पदार्थ कितना है ना। मास एक्चुअली में होता क्या है, मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। ये जो मास होता है वो बताता क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर बताता है, पदार्थ की मात्रा बताता है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है। ये कैसे पता लगा सकते हैं आप लोग, उसके मास से। यानी अगर किसी का मास ज्यादा, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा मैटर है। अगर किसी में मास कम, यानी उसमें मैटर यानी पदार्थ बहुत कम है। दोस्तों बताओ चीज समझ में आ गई क्या? आई या नहीं आई बताओ?
अरे आई या नहीं आई? सर आई नीड हेल्प, प्लीज टेल मी, स्टार्टेड स्टडी साइंस टुडे सो आई कवर्ड और नॉट फॉर एएलपी। अगर मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट करूं तो एएलपी कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भैया? हैं तो तुम्हारा कल पेपर है क्या एएलपी का? जो नहीं होगा, चलिए ठीक है ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, ये जैसे एक बॉल है, ये एक बॉल है ना, ये मान लेते एक बॉल है, इसका कुछ मास है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि इसका मास है 1 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। दोस्तों इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ ना कुछ आयतन भी तो होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो लगे हाथ में आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि देन व्हाट इज वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? लगे हाथ ये भी बता दो। दोस्तों आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे दोस्तों ये पेन है, इसका कुछ वॉल्यूम है क्या? इसका कुछ आयतन है क्या? बिल्कुल कुछ होगा। कैसे पता पड़ा? जैसे मान लो मैंने अपने हाथ पे पेन रखा, अगर दोस्तों मेरे हाथ पे पेन नहीं होता तो मैं इसकी जगह कुछ और रख सकता था, लेकिन अब नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि वो जगह किसने घेर ली है? पेन ने घेर लिया है। तो दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई भी वस्तु, वह जितना स्थान घेरता है, जितना आप लोगों का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान, यानी वो घेरे गए स्थान की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम बोलते हैं ना। इंग्लिश में लिखना मैं भूल के इधर बताता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, स्पेस जो ऑक्यूपाइड हुआ है ना, स्पेस जो ऑक्यूपाइड हुआ है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर हमको दो चीज समझ में आ गई, मास समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में। दोस्तों घनत्व एक्चुअल में है क्या? जैसे वॉल्यूम का मतलब तो यह कितनी जगह घेर रहा है ये बताएगा। मास का मतलब क्या है? उसमें मैटर कितना है, पदार्थ कितना है ये बताएगा। दोस्तों डेंसिटी का मतलब क्या है? आइए मैं डेंसिटी का मतलब बताता हूं। जैसे मान लो आपने है ना कोई दो बॉल ली, मान लो एक आपने ली, किसकी बॉल ली? प्लास्टिक की बॉल ली, है ना। या मान लो, और मैं आप लोगों के लिए सिंपल कर दूं, मान लो आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, रबड़ की बॉल से खेलते थे नहीं खेलते थे? अरे रबड़ की बॉल से क्रिकेट खेला है या नहीं खेला? खेला है ना। तो ये बॉल है, किसकी है? रबड़ की बॉल है। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक मान लो लोहे की बॉल ले आया, मैं किसी फैक्ट्री में जाके लोहे की बॉल लेकर आ गया, मैं आयरन की बॉल लेकर आया। दोस्तों जितना वॉल्यूम इसका था, जितना आयतन इसका था, उतना ही आयतन क्या है? इसका है। उतना ही आयतन क्या है? इसका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों का मास भी सेम होगा? क्या दोनों का द्रव्यमान भी समान होगा? क्या बताओ? जितना वॉल्यूम इसका, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है, उतना ही वॉल्यूम इसका है। दोनों है ना, जैसे जगह दोनों समान घेर रही है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि दोनों का मास भी समान होगा? या ऐसा होगा कि नहीं सर किसी का कम होगा, कोई हल्का होगा, कोई ज्यादा होगा? बताओ, बोलो। बोलते नहीं हो आप बोलेंगे कि सर आयतन समान है, इसका मतलब ये नहीं दोनों का मास भी समान है। और सर अगर प्रैक्टिकली आप देखो तो लोहे की बॉल भारी होगी। क्यों भारी होगी? क्यों भारी होगी? क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इसका मास बहुत ज्यादा है। ये हल्की क्यों है? इसका मास कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग मान सकते हैं कम भरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसी चीज को बताने के लिए हमारे को एक चीज की जरूरत थी, वो चीज है डेंसिटी। दोस्तों कहीं ना कहीं डेंसिटी आपका क्या बताती है? डेंसिटी कॉम्पैक्टनेस बताती है। कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या है? देखो अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको क्या बोला ना, जैसे मैंने क्या बोला, प्लीज बात को ध्यान से समझना। मैंने बोला आयरन की बॉल है, ये दोस्तों भारी है, तो मैं मान सकता हूं कि इसके अंदर जो मैटर है ना बहुत ज्यादा भरा हुआ, दबा दबा के कोनों कोनों तक भरा हुआ, बहुत ज्यादा भरा हुआ, ये मान सकता हूं क्या? जबकि दोस्तों ये हल्की है तो मैं मान सकता हूं इसके अंदर जो मैटर है, पदार्थ है ना, ज्यादा अच्छे से भरा हुआ नहीं है, थोड़ा बीच बीच में खाली है। तो दोस्तों यही चीज हमको कौन बताता है? डेंसिटी। अगर बहुत ढंग से भरा हुआ है, बहुत ढंग से भरा हुआ है, यानी उसका मतलब वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर ज्यादा अच्छे से भरा हुआ नहीं है अंदर तो उसकी डेंसिटी कम है। तो दोस्तों डेंसिटी को, ये तो मैंने आपको बिल्कुल ऐसे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इसमें आप लोग भाग लगा दो उसके आयतन का, इससे आप लोग उसका डेंसिटी निकाल पाओगे, उसका आप लोग घनत्व निकाल पाओगे।
जैसे मैंने आप लोगों को बोला, एक चीज ध्यान से समझना, मैंने बोला कि यार कोई पदार्थ था, बहुत बड़ा पदार्थ था, मैंने आपको बोला कि इसका द्रव्यमान था 100 किलोग्राम, कोई बहुत बड़ा पत्थर मान लेता हूं, इसका जो आयतन था ना वो मैं मान लेता हूं 1 मीटर क्यूब है इस पत्थर का। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास कितना था? 100, इसका वॉल्यूम कितना था? 1, तो आप लोग बोलेंगे 1 मीटर क्यूब, तो आप लोग बोलेंगे 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हो जाएगी, इसका घनत्व हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आप लोगों का? डेंसिटी क्या हो जाएगा? देखो इधर देखो, इधर देखो, डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। दोस्तों वॉल्यूम क्या हो जाएगा आप लोगों का? मास बाय डेंसिटी। मास की यूनिट होती है क्या? मास की क्या होती है बताओ? किलोग्राम होती है। डेंसिटी की होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा भैया, वॉल्यूम का मात्रक आ जाएगा मीटर क्यूब। और मास क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए देखो कितने लोगों को बात समझ में आई। आइए एक बार कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, बताओ। सर आपके पास 2 बैच है साइंस के, विच वन आई? अरे यार जनरल साइंस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है जनरल साइंस का समझ रहे हो आप? वो वाला है। वो जो ग्रुप डी के समय था वो क्रैश कोर्स था, वो शॉर्ट में है। चलिए दोस्तों, बोला जा रहा है एक कमरे का माप, है ना, एक रूम के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो माप है वो ये है, 4 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 सेंटीमीटर है क्या? दोस्तों 2 सेंटीमीटर है क्या? एक बार क्वेश्चन को देखता हूं मैं, टेंशन मत लो, शायद मैं से मीटर वीटर में कुछ गलती तो नहीं होगी, रुको चेक करता हूं। हाँ दोस्तों 2 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक कमरा है, चलो एक कमरा मान लेते हैं, ये रहा मान लेते हैं कमरा है ना, ठीक है। तो क्या क्या बताया जा रहा है? 4 मीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई जो दे रखी है कितनी है? 3 मीटर है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग लगा देंगे। तो जो 2 सेंटीमीटर था, अगर इसमें आप लोग 100 का भाग लगा देंगे तो ये मीटर बदल जाएगा, क्या? 0.02 मीटर। समझ में आ गई? तो इस रूम में एयर का मास कितना है ये आपको बताना है। देखो दोस्तों डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपको निकालना है, मास क्या हो जाएगा आप लोगों का? डेंसिटी गुना वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ गई बात को? अब आप लोगों को बोला जा रहा है इस रूम के अंदर जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व कितना दिया गया है? 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से, आयतन से, तो कुल द्रव्यमान कितना ये निकल जाएगा। आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 4 गुना 3 गुना ये, ठीक है, तो 4 गुना 3 गुना 0.02, तो मीटर 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 क्या बन गया? मीटर क्यूब बन गया। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ये क्या बचा है? ये बचा है ये इतना किलोग्राम। तो आप लोगों से आंसर किलोग्राम में ही तो पूछा जा रहा है, तो सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों 1.3 को मैं क्या लिख दूं? 13/10 लिख दूं? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 4 गुना 3 गुना 2/100। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या होगा। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। बताइए दोस्तों कितना आ रहा है? 0.312 किलोग्राम आ रहा है क्या आपका आंसर? बी होगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए और बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक घन है, एक क्यूब है, ठीक है। एक घन का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं मास दैट अ क्यूब कंटेन इज 40 ग्राम। भैया एक क्यूब बना लो पहले। क्यूब किसको बोलते हो आप लोग? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, जिसके ना ये आपका क्यूब बन गया, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर
जो मास भरा हुआ है, कोई भी चीज हो, मुझे नहीं पता, कोई भी चीज हो, पता नहीं क्या लोहे का बना हुआ है या किसका बना हुआ है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो मास है ना, जो द्रव्यमान है वो कितना है, बताओ जो मास कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी जो भुजा है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। घन के अंदर पदार्थ का घनत्व कितना होता है, ठीक है, जो घन के अंदर पदार्थ है ना उसका घनत्व कितना है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। सर आपने अभी भी बताया डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। मास आप लोग, अब देखो आप लोगों से आंसर किसमें पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो, इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो मास है, जो द्रव्यमान उसको ग्राम में रखो, कितना है 40 है तो 40 ग्राम। आयतन किसमें लगना है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए, आगे आंसर सबका। चले आगे, आगे पढ़े, समझ में आ गया यार दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हालांकि मैं उसको कल कराऊंगा, अभी करा दूं क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा यार वो, सीरियसली यार, लेकिन मैं कल कराऊंगा उसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में करते हैं ना अपन, आपको पता है ना, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा था, मजा आएगा उस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सर आगे बात समझ में आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं आगे। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मास बता दिया, द्रव्यमान बता दिया, वॉल्यूम यानी आयतन बता दिया दोस्तों, मैंने आपको डेंसिटी यानी घनत्व बता दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आगे, वेट समझते हैं, भार क्या होता है। लेकिन दोस्तों वेट यानी भार क्या होता है, इससे समझने से पहले आपको एक नियम पता होना चाहिए फिजिक्स का। वो नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों ये नियम क्या बोलता है, और ये नियम दिया किसने था दोस्तों, ये नियम दिया था न्यूटन जी ने। दोस्तों इस नियम के तहत क्या बताया गया, इस नियम के तहत यह बताया गया, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में कोई भी दो वस्तुएं होती है ना, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या ये सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, तो फिर सर ये और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रही होगी। मैंने बोला बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर आकर्षित कर रही तो एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल इतना कम है कि वो इनको खींच ही नहीं पा रहा। तो सर आपको कैसे पता पड़ा कि आकर्षण बल बहुत कम है इनके बीच में, अभी मैं बताऊंगा दोस्तों कि आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो बहुत बड़े बड़े वस्तुएं होती है ना, वो आकर्षित होती है। ये क्या 100 ग्राम 200 ग्राम के थोड़ी आकर्षित होंगे, समझ में आ गई। तो पहले वेट को समझने से पहले आपको चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी, वो है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या है, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं होती है, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। ये ही दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अच्छा तो सर ये जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वो कितना होता है या वो किस पे निर्भर करता है, अभी मैं बताता हूं। दोस्तों मान लो ये पहली वस्तु है, इसको मैं m1 मान लू, इसके द्रव्यमान को, अरे इसके द्रव्यमान को m1 मान लू, क्या हो सकता है 10 किलो, 1000 किलो, करोड़ किलो, कुछ भी होगा। एक इसको पहली वस्तु मान लेता हूं, इसको दूसरी वस्तु मान लेता हूं। इसका भी कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ना, 10 किलो, 50 किलो, 1000 किलो। अरे बोलो हाँ या ना। और क्या इन दोनों के बीच में कोई दूरी भी होगी क्या, तो दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको मैं क्या मान लेता हूं, r मान लेता हूं। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो दोस्तों न्यूटन जी ने क्या बताया कि अगर मैं देखो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षित कर रहे हैं तो कुछ बल लग रहा होगा। तो न्यूटन जी ने बताया कि कोई भी दो वस्तु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 और m2 के मल्टीप्लीकेशन के, यानी दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के। सर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई पहला द्रव्यमान था 4 किलोग्राम, ठीक है, दूसरा था 2 किलोग्राम। दोस्तों इन दोनों द्रव्यमान का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 8 है, ठीक है। दूसरा केस लिया मैंने, पहला वस्तु था उसका द्रव्यमान था 10 किलोग्राम,
दूसरी वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था 20 किलोग्राम। दोस्तों इन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होगा? 20 इंटू 10 200। आप मुझे बताओ गुणनफल ज्यादा कहां पर है दोनों द्रव्यमान का, यहां पर या यहां पर? सर यहां पर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा ना वो ज्यादा होगा इसके मुकाबले। तो मैंने यही बोला है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये गुणनफल जितना ज्यादा आकर्षण बल उतना ज्यादा। क्लियर है क्या? समझ में आ गई? सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। चले आगे। ठीक है सर, और किस पर निर्भर करता है? दोस्तों न्यूटन जी ने बताया कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है ना वो किसके और किस पर निर्भर करता है? इन दोनों की बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है। सर कैसे? इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी जितना ज्यादा होगी ये आर स्क्वायर का मान उतना ही ज्यादा होगा, यानी आकर्षण बल उतना ही कम होगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर कोई दो वस्तुएं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो वो दोनों आपस में इतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा। दोस्तों दोनों को कंबाइंड करके लिख दूं तो क्या कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? ऐसा आ जाएगा क्या? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ? अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। दोस्तों जब भी आप लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट क्या है? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या बोलेंगे इसको भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कैपिटल जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? सर इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? इस कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में बताओ? हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो दोस्तों पहले तो समझो, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल सार्वत्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता हो। इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चल जाओ, इस कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा नहीं होती तो कितनी होती है बताओ? तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। सर कैसे आया ये मात्रक? देख लो यार, कैपिटल जी को मैं क्या लिख सकता हूं? आर स्क्वायर बाय m1 m2, फोर्स का मात्रक है न्यूटन, दोनों के बीच की दूरी का मात्रक है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम 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 स्क्वायर। देख लो। आ गई क्या बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है सर, ये चीज क्यों पढ़ा रहे हो? तो हमने जनरल साइंस में पढ़ी है। मैंने बोला था आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, बेसिक्स मतलब बेसिक से एडवांस लेके चलूंगा। अगर कहीं पर छोटी सी चीज की भी जरूरत हो ना, अगर मैंने कहीं पर पढ़ा रखी है वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो सर ये समझ में आ गई। अब तो बता दो, ये यूनिवर्सल लॉ मैंने बता ही दिया ये आपका, है ना? देखो ये क्वेश्चन पूछा था कई बार कि जो कैपिटल जी है ना, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू बताई किसने कितनी होगी? तो दोस्तों ये जो वैल्यू फाइंड करी गई थी किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा करी गई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब बात आती है सर वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है, किसी पिंड का भार क्या होता है? बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है मास और वेट में डिफरेंस क्या है। बहुत जनों को लगता है मास और वेट क्या है। दोस्तों कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब
मैं तो बोल रहा हूं ये क्वेश्चन पूछना ही बेवकूफी है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, मान लो अगर आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होता तो मैं समझता, बट दोस्तों अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो फिर आपको बार बार यही सर मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है क्वेश्चन पूछना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत डिफरेंस है। वेट क्या है सर, मुझे आसान भाषा में आज समझाओ जो आज तक किसी ने नहीं समझाया। दोस्तों ये पेन है, इसका द्रव्यमान है मान लो 2 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। आप छोड़ोगे तो नीचे आ रहा है क्या? दोस्तों आप छोड़ोगे तो नीचे आ रहा है क्या? आप छोड़ोगे तो नीचे आ रहा है क्या? बोलो। तो एक्चुअली में अगर ये नीचे आ रहा है तो जरूर नीचे की ओर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो दोस्तों नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है ना, यही क्या है? वेट है। यही क्या है? भार है उस वस्तु का। उस वस्तु पर नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है उसे ही हम लोग बोलेंगे वेट। तो वेट क्या है? कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है। अच्छा सर, तो मुझे ये बताओ वो नीचे फोर्स लगाया किसने? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कोई भी दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, बिल्कुल बताया था सर। तो दोस्तों ये मान लो ये पृथ्वी है, बिल्कुल ठीक है सर। दोस्तों हम पृथ्वी के ऊपर ही तो खड़े हैं। जैसे मान लो यहां पर पेन है, यहां पर ही पेन है, 1 किलो 2 किलो जितने का भी हो, इसका द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं स्मॉल m, ठीक है। और दोस्तों इस पृथ्वी के द्रव्यमान को मान लेता हूं मैं कैपिटल M। तो क्या कोई दो वस्तुएं हो गई क्या? एक तो ये हो गई, एक ये पूरी की पूरी पृथ्वी हो गई। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्या? करेंगे क्या? हाँ करेंगे ना सर। तो दोस्तों देखो ये आकर्षित हो रही नीचे पृथ्वी की तरफ। आपके मन में क्वेश्चन आएगा पृथ्वी क्यों नहीं आकर्षित हो रही? दोस्तों पृथ्वी पे भी आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन पृथ्वी इतनी भारी है कि इस पे 500, 1000, 2000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। पृथ्वी ऊपर उठ के थोड़ी आ जाएगी। कितनी बड़ी पृथ्वी है यार। समझ में आ गई बात को? आई या नहीं आई? सर थोड़ा सा समझ में आया। तो अगर मान लो कोई m मास की बॉडी है, ये पेन ही मान लो, कुछ भी मान लो, तो अगर मैं मान लूं कि उस बॉडी का वेट आप लोगों को निकालने जा रहे हो, तो ये वेट क्या है? कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का फोर्स है। ये फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। अर्थ ने लगाया, पृथ्वी ने लगाया। पृथ्वी ने क्या लगाया? अपनी पृथ्वी ने आकर्षित किया, इसको आकर्षित किया, ठीक है। ठीक है सर, तो मुझे बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है? कितना लग रहा है? अभी तो मैंने बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी। पहला द्रव्यमान इसको स्मॉल m मान लेता हूं, दूसरा द्रव्यमान पृथ्वी का उसको कैपिटल M मान लेता हूं। दोस्तों दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? सर ये पृथ्वी की त्रिज्या को r मान लो, तो सर r से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अरे यार पृथ्वी की त्रिज्या इतनी ज्यादा है, 6400 किलोमीटर है, तो उसमें 1-2 मीटर जोड़ोगे, 50-60 मीटर जोड़ोगे घटाओगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेता हूं मैं? r ही मान लेता हूं, तो r²। ठीक है, ठीक है, इसको बराबर कर दो। एक्चुअली में ये जो फोर्स है वो क्या है? वो क्या है? वो ही तो क्या है? वेट है, ठीक है। और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है F, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है? ये वस्तु कितना एक्सेलरेट करेगी, कितना एक्सेलरेट करेगी? तो दोस्तों ये पेन है ना, नीचे आ रहा है ना, तो एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है ना, त्वरित होता हुआ आ रहा है ना। ये त्वरण किसकी वजह से है? सर ये पृथ्वी आकर्षित कर रही है ना, उसकी वजह से है। पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसकी वजह से है। तो दोस्तों इसको फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, और एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटी की वजह से है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसलिए हम लोग इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? दोस्तों स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, स्मॉल g की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल G इंटू कैपिटल M बट्टे r²। दोस्तों अगर आप लोगों से कोई भी पूछे जीवन में, मैं क्या पूछ रहा, सॉरी दोस्तों ध्यान से समझो। अगर आप लोगों से जीवन में कोई भी पूछे, क्या पूछे? ये स्मॉल g क्या है सर? आप लोग बोलोगे ये त्वरण है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है। अरे क्या बात है सर। ये त्वरण किसकी वजह से आया? पृथ्वी की वजह से।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अच्छा, तो कोई भी वस्तु होती है, चाहे पेन है, चाहे कोई पत्थर है, चाहे कोई कागज है, क्या वो नीचे किसी त्वरण से आएगा? क्या आएगा? कौन से त्वरण से? देखते हैं पृथ्वी कितना त्वरण लगा रही है, सारी वैल्यू पुट करके देखो। कैपिटल जी का मान जब रखोगे आप लोग 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? कोई बता देगा क्या? भूल गया मैं यार सर। 5.92 इंटू 10 की पावर 27, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 6400 किलोमीटर। उसका मान रखेंगे, जब सारा मान रखेंगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसका मान आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई त्वरण का मात्रक तो यही होता है ना, बताओ। हो जाएगा पवन कुमार जी, टेंशन मत लो। बताओ, अरे बताओ, बोलते नहीं हो यार, बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। तो अब कोई भी वस्तु है उसका वेट क्या होगा? अब मैं आपको बोलूं, अब मैं आप लोगों से बोलूं, अब कोई भी वस्तु का वेट निकालना है, वेट ऑफ अ बॉडी निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। क्या वेट क्या होता है? उस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, यही तो है। फोर्स का था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उस वस्तु का मास लो और एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है। तो लो भैया mg। किसी भी वस्तु का वेट निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला आ गया mg। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, इसका वेट बताओ, इसका भार कितना होगा? बताओ जल्दी से। अरे इसका वेट भार कितना होगा सर? फॉर्मूला लगाओ mg, ठीक है। इसका मास कितना है? 10 किलोग्राम है। पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8। तो 10 इंटू 9.8 98। और वेट एक प्रकार का फोर्स है, तो उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। दोस्तों समझ गए क्या? बताओ बताओ। मैंने आप लोगों को बोला कि कोई 20 kg मास है किसी वस्तु का, ठीक है। इसका वेट आप लोग निकालो, इसका भार आप लोग निकालो। भार का फॉर्मूला है m इंटू जी। m कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। g का मान कितना है आपका? 9.8 होता है। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 196 न्यूटन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ आया या नहीं आया? दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, स्मॉल जी किस किस पर निर्भर कर रहा था? गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, है ना? कर रहा था ना, कर रहा था ना। दोस्तों एक्चुअली में पृथ्वी हमारी एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होती, थोड़ी सी ऐसी होती है, चपटी होती है। इसका मतलब ये वाली रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है, और ये वाली रेडियस क्या होती है? कम होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा कहां पर होगा? दोस्तों जहां पर त्रिज्या का मान कम होगा वहां पर त्वरण का मान ज्यादा होगा। त्रिज्या का मान कम कहां पर है? यहां पर है। तो इस जगह पोल्स पर, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। कितना होता है? जो हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला ना, वो यहीं पर होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इधर इक्वेटर देखो, ये वाली रेडियस ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप लोग इधर जाओगे ना, इस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ठीक है, चले आगे। बात समझ में आई है नहीं आई? बहुत बढ़िया, वेट समझ में आ गया। वेट क्या होता है? चलो अब मुझे डिफरेंस बताओ सब। मास और वेट में डिफरेंस क्या है? आप ही मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ, आप बोल के बताओ, भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बोलोगे सर मास बताता है, उसके अंदर मैटर कितना है यार, पदार्थ कितना है। सर आप भी क्या बात करते हो? मास मैटर के बारे में बताता है, उसमें पदार्थ कितना है। वेट किसके बारे में बताता है? कि पृथ्वी उसको कितना आकर्षित कर रही है अपनी तरफ।
ये कहीं ना कहीं सर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता, कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता। बताओ बात सही है नहीं है? अब दोस्तों आप मुझे बताओ, आप चंद्रमा पर चले गए, आप चंद्रमा पर चले गए इस पेन को ले जाके। पेन दोस्तों अगर यहां पर 1 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर भी तो 1 किलोग्राम का होगा, ऐसे थोड़ी 2 किलोग्राम बन जाएगा। 2 किलोग्राम बनने का मतलब क्या है कि इसमें मैटर ज्यादा आ गया। कहां से आ जाएगा ज्यादा यार? ये ऐसा थोड़ी पृथ्वी पर 1 किलोग्राम है, चंद्रमा पर आधा किलोग्राम ही रह गया, कोई बीच में से कट कर लेगा क्या उसको? नहीं। यानी द्रव्यमान का मान जो होता है ना वो चेंज नहीं होता, आप कोई से भी ग्रह पर जाओ। लेकिन दोस्तों भार का मान चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भार है क्या कि जिस भी ग्रह पर आप हो, जैसे पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी कितना आकर्षण लगा रही है, चंद्रमा पर हो तो जैसे मान लो पेन यहां पर है तो चंद्रमा कितना आकर्षण लगा रही है। अब दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी जितनी बड़ी नहीं है, चंद्रमा साइज में छोटी है, तो आकर्षण उतना ज्यादा नहीं लगेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा था यार, इसका कम है, तो कुल मिला के भार का मान कम होगा इधर चंद्रमा पर। सर कितना कम होगा बताओ ना? अभी बताता हूं। गुरुत्वाकर्षण का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर। दोस्तों यहां पर चंद्रमा का द्रव्यमान रख दो, यहां पर चंद्रमा की त्रिज्या रख दो। जब सॉल्व करके देखोगे ना तो जो मान आएगा ना वो 9.8/6 आएगा। इसका मतलब पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण था उसका बट्टे 6 ही है यहां पर। और वेट क्या होता है? एम इंटू जी। तो अगर दोस्तों ये आधा हो जाएगा तो वेट आधा हो जाएगा, ये बट्टे 6 हो जाएगा तो वेट बट्टे 6 हो जाएगा, तो वेट क्या हो जाता है? बट्टे 6 हो जाता है। ठीक है सर, तो दरी पल्ला में न्यूटन यूनिट क्यों नहीं होता? दरी पल्ला में, दारी पल्ला क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। हिरोनमोए सरकार जी आप, ठीक है चलो। तो देखो मैं एक्चुअली एक चीज बता दूं कि जो मास होता है, प्लीज मेरी बात को, कि कोई 100 kg आपका मास है, अगर आप लोग अर्थ पर हो तो आपका वेट कितना होगा? इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई वेट क्या होता है? एम इंटू जी, जी का मान होता है 9.8, तो इतना हो जाएगा। चंद्रमा पर कितना होगा? जस्ट इसका बट्टे 6 लगा, 980 में बट्टे 6 का भाग लगा दो, सिंपल सी बात। ठीक है दोस्तों, बहुत जने बोल रहे हैं कि सर बेसिक्स ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 नहीं चल रहा। दोस्तों इस नंबर पे कॉल कर ले अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो, वापस अपलोड करा दूंगा अगर आपको लग रहा है तो। अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत थी तो मैं वापस अपलोड करा दूंगा। ठीक है चले आगे। अब दोस्तों स्मॉल जी के मन में परिवर्तन कहां कहां पर होता है ये दोस्तों बहुत मैं बताता हूं। देखो ये हमारी पृथ्वी है ना दोस्तों, देखो इस जगह होता है 9.8 मान पोल्स पर, ध्रुव पर। अगर आप लोग थोड़ा इधर जाके देखोगे, थोड़ा ऊपर जाओगे, ये नीचे जाओगे, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा, कम होगा। ज्यादा कहां पर होता है? एग्जैक्ट पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। गहराई में आओगे तब भी कम होगा, ऊंचाई पे जाओगे तब भी कम होगा, और एग्जैक्ट सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चले। ये तो बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले हम लोग फ्लूइड के बारे में समझते हैं, फ्लूइड की कुछ चीजें हम लोग समझते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोएंसी फोर्स। समझ रहे हो? ठीक है सर, समझ में आ गया। सर मुझे बताइए फ्लूइड क्या होता है? देखो दोस्तों एक्चुअली में बहुत जनों को लगता है कि जो लिक्विड होता है ना, तरल जो होता है, जैसे पानी है, ये पानी है, वो क्या है दोस्तों? लिक्विड ही तो है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर लिक्विड को ही फ्लूइड बोल रहे हैं हम। देखो आपकी बात सही भी है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों? एक चीज मुझे बताओ, जो मैटर होता है ना, ठीक है ठीक है, जो दोस्तों हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। अभी कॉल करके देखो और मुझे बताओ। अभी कॉल टीम मेंबर आ गए हैं ना। देखो दोस्तों जो मैटर होता है ना, मैटर, जो मैटर होता है उसकी जनरली 3 स्टेट होती है। या तो वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, जैसे अभी इसमें जो मैटर है वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। या आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा या गैस स्टेट में मिलेगा। जनरली 3 अवस्था में मिलता है ना मैटर, कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो। क्लियर है? अरे संदीप जांगीर जी इतने कमेंट कर रहे हो, सर मैंने कॉल क्या उठानी है? अब जाके कर लो ना कॉल यार, अभी इस समय करो ना। इधर कमेंट कर रहे हो बेवकूफ की जगह, बेवकूफ की जैसे। जब बोल रहा हूं अभी कॉल कर लो।
सर फ्रूट जो नापते हैं उसमें न्यूटन क्यों नहीं लगाते हैं? हीरोन में सरकार जी माफी चाहता हूं, देखो आपका डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा, फ्रूट को जो नापते हैं उसमें न्यूटन क्यों नहीं लगाते, समझ नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, देखो दोस्तों, सॉलिड लिक्विड गैस तीन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि ये अभी ठोस अवस्था में मैंने इस पे चिन्ना सा हाथ लगाया, तो क्या इसमें डिफॉर्मेशन हो गया क्या? इसमें डिफॉर्मेशन हो गया क्या? नहीं। जैसे मान लो पानी है, किसी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है, कोई पानी है, इसमें चिन्ना सा आपने हाथ लगाया तो इसमें उथल पुथल हो जाएगी क्या? बोलो, अरे इसमें उथल पुथल हो जाएगी क्या? बिल्कुल सर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई कमरा है, उसके अंदर एयर है, उसमें थोड़ा सा ऐसा हाथ आपने करा तो उसमें उथल पुथल हो जाएगी क्या? बिल्कुल। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, लिक्विड और गैस ऐसी दो अवस्था है जिसमें थोड़ा सा फोर्स लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग फ्लूइड किसको बोलते हैं? वो अवस्था जिसमें थोड़ा सा फोर्स लगाने पर, है ना, जैसे मान लो चिन्ना सा फोर्स लगा देना तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, उसको फ्लूइड बोलेंगे। तो मुझे खुद बताओ फ्लूइड कौन कौन होगा? क्या ये फ्लूइड होगा क्या? नहीं दोस्तों, एक तो लिक्विड और गैस दोनों क्या हो जाएंगे? फ्लूइड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो एक्चुअल में फ्लूइड है ना, हम लोग वैसे जनरली लिक्विड्स को ही हम लोग फ्लूइड बोल देते हैं, क्योंकि अभी आप जनरल साइंस के बेसिस पे इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है और इतनी आप लोगों को रखनी है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो फ्लूइड आप लोग किसको बोलोगे? ठीक है, तो आप लोग बोलोगे अ सब्सटेंस इन लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैसेस के फेस में जो भी आपको पदार्थ मिलेंगे उन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। और एक्चुअल में फ्लूइड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? फ्लूइड किसको बोलेंगे कि जिसमें आप थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ही डिफॉर्मेशन हो जाए। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, लेकिन आप ये क्या बहुत टिपिकल लैंग्वेज हो गई, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसमें चिन्नू सा फोर्स लगाने पर भी डिफॉर्मेशन हो जाए, फोर्स लगाने पर भी डिफॉर्मेशन हो जाए। समझ गए बात को? ठीक है, तो सर हम बॉडी वेट को किलोग्राम पे क्यों लिखते हैं, न्यूटन पे क्यों नहीं? दोस्तों हम लोग गलत बोलते हैं कि हम अपना बॉडी वेट, कि मेरे बॉडी का वेट इतना है। एक्चुअली में आप मास ही नापते हो, द्रव्यमान ही नापते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात को? वो चलन में ही आ रहा है कि यार मेरी बॉडी का वेट वेट वेट, तो मुंह पे आपके आ गया वो। चलो आ जाओ। अब दोस्तों जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब उनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है दोस्तों? एक तो सिंपली डेंसिटी, भाई हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ, अरे हर लिक्विड की कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। पानी की कुछ डेंसिटी है, बताओ। केरोसिन की कुछ डेंसिटी होगी, मार्केट से कोई जूस खरीदोगे उसकी कुछ डेंसिटी लिखी हुई आती है उस पे, तो सबकी यार कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। सर ये डेंसिटी क्या होती है? अरे पढ़ाया तो था, भूल गए क्या? डेंसिटी क्या होती है? उसका मास कितना है उसमें उसका भाग लगा दो वॉल्यूम का, उससे उसकी डेंसिटी निकल जाएगी। अच्छा इतना सिंपल, वही है कि? हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान से समझना। मान लो कोई लिक्विड है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी निकालो। कैसे निकालोगे? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं डेंसिटी का उल्टा करो, रेसिप्रोकल निकालो, डेंसिटी का घनत्व का व्युत्क्रम निकालो, तो डेंसिटी ऐसे निकलती है, घनत्व ऐसे निकलता है, इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा? V बाय M ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने क्या करा, उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में आपने भाग लगा दिया उसके द्रव्यमान का। दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों, इसको विशिष्ट आयतन बोलते हैं। अगर आप लोगों से कभी एग्जाम में पूछा जाए कि घनत्व के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, आप लोग बोलोगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैंने इधर लिख दिया, हाँ मैं ये देख रहा था, मैं लिखा नहीं क्या। देखो आप लोग क्या बोलोगे कि जो रेसिप्रोकल होता है ना डेंसिटी का, यानी घनत्व का जो व्युत्क्रम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट आयतन बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे V से रिप्रेजेंट, ऐसे इसको, इस सिंबल को बोलते हैं न्यू। तो अगर आपको बोले स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालो
तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी का जस्ट उल्टा, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, इसका कर दो वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या? सर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 प्ले नहीं हो रहा है, बाकी सब तो हो रहा है, कोई बात नहीं, तन्मय जी भी चेक करा दूंगा ना, वो वापस रिकॉर्ड करवा दूंगा अगर आपका नहीं हो रहा तो, कुछ है ना, टेंशन ना लो, आ जाओ। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करें एक बार, चलो इसका ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बताओ? क्वेश्चन में बोला जा रहा है 50 ग्राम द्रव्यमान के एक कंटेनर में 40 सेंटीमीटर द्रव है। दोस्तों को ये कंटेनर मान लेते हैं हम, कंटेनर है ना, इसके अंदर आपने कुछ लिक्विड भर रखा है, कुछ लिक्विड भर रखा है, लिक्विड कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या बता रहा है? उसका आयतन बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है। तो इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? ठीक है दोस्तों, इसका द्रव्यमान कितना है? इसके अंदर ये जो है द्रव है उसका मास कितना है? उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? 50 ग्राम दे रखा है। ठीक है, आप लोगों से घनत्व पूछा है, किसमें निकालना है घनत्व? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो दोस्तों डेंसिटी क्या होता है आप लोगों का? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दिया है आपको? 50 ग्राम। वॉल्यूम आयतन कितना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 से 0 कटा, 5/4 कितना हो गया आप लोगों का? 1. दोस्तों 1.25 आना चाहिए मेरे पास, सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही तो लिखा है ना? ओ सॉरी, अपन ने यार पूरा पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को यार। क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? रियली सॉरी दोस्तों, रियली सॉरी, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। 50 ग्राम द्रव्यमान के एक कंटेनर में 40 सेंटीमीटर क्यूब द्रव है। ओके, आई एम रियली सॉरी यार, ना रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। दोस्तों कंटेनर है, कंटेनर मुझे नहीं पता किसका है, प्लास्टिक का है ना, ये मेटल का है, मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड टोटल कितना भरा हुआ है? कितना है? उसका वॉल्यूम कितना है? उसका आयतन कितना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है 50 ग्राम द्रव्यमान के कंटेनर में। दोस्तों ये जो कंटेनर है, जो डब्बा है, इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आप लोगों को? इसका द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम। ठीक है, बोला जा रहा है यदि पात्र यानी जो डब्बा है, जो कंटेनर है, और द्रव का कुल द्रव्यमान 70 ग्राम है, यानी एक तो डब्बा और इसके अंदर जो लिक्विड डाला ना, उनका टोटल मास 70 ग्राम है। इसका मतलब क्या है? जो लिक्विड है, अंदर जो तरल है, उसका मास कितना है? कितना है बोलो ना सर? 20 ग्राम है। आप लोगों से पूछा जा रहा है तो द्रव का घनत्व बताओ। दोस्तों अगर आप लोगों को द्रव का घनत्व निकालना है तो क्या करना है? द्रव का मास लेना है, द्रव का द्रव्यमान बट्टे द्रव का वॉल्यूम, उसका आयतन। मास कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। 20 ग्राम। आयतन कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए दोस्तों? आई क्या बात समझ में? बोलो। चले आगे आ जाओ। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि चलो सर आपने डेंसिटी बता दिया, जिसको हम लोग मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर स्पेसिफिक वेट, जिसको वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, विशिष्ट भार, या इसको घनत्व भार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, ये क्या हो गया? दोस्तों कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिक वेट किसको बोलते हैं, या वेट डेंसिटी किसको? मास डेंसिटी क्या होता है? मास बट्टे वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट बट्टे वॉल्यूम। किसी वस्तु का भार में जब आप लोग उसके वॉल्यूम का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? वेट डेंसिटी आ जाएगा। दोस्तों वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला m इंटू जी, वॉल्यूम का v, तो m बाई वी क्या हो जाएगा? मास बट्टे वॉल्यूम, डेंसिटी हो जाएगी ना। और दोस्तों डेंसिटी को हम लोग है ना कई सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम लोग रो से करते हैं, इस वाले सिंबल से, रो। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं रो। तो कुल मिला के रो इंटू जी,
स्मॉल जी, गुरुत्वीकरण, है ना, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आ जाओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार जो स्पेसिफिक वेट होता है, या जिसको आप लोग वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हो, ये क्या है सर, ये एक रेशियो, एक अनुपात है, किसका, है ना, ये है वेट ऑफ फ्लूइड, उसका वेट, भार, और किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, आ जाओ, चलिए आगे चलो सर। और कुछ चीजें भी होती है बिल्कुल दोस्तों, हर फ्लूइड की, हर लिक्विड की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होती है, जिसे आप लोग हिंदी में विशिष्ट गुरुत्व बोलते हो। अब सर ये क्या नई चीज आ गई, अरे अभी तो सुनो, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपेक्षिक घनत्व, इसके नाम से भी जानते हैं, आपेक्षिक घनत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी की डेंसिटी को देखना, किसी के रिलेटिव में देखना, किसी के सापेक्ष देखना, किसी के आपेक्ष देखना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है किसी भी पदार्थ की, जैसे भैया रिलेटिव डेंसिटी हो सकता है आपको लिक्विड की निकालनी हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी आपको किसी सॉलिड की निकालनी हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी आपको किसी गैस की निकालनी हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी लिक्विड की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उस पदार्थ की डेंसिटी, सॉरी, ठीक है, उस पदार्थ की डेंसिटी, उस पदार्थ का घनत्व बट्टे स्टैंडर्ड, किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हो, तो अगर आप लोग लिक्विड या सॉलिड की निकाल रहे हो तो हमेशा किससे कंपेयर करोगे, वाटर की डेंसिटी से। तो इसकी डेंसिटी बट्टे वाटर की डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी सॉलिड की निकाल रहे हो, किसी भी कॉपर, सिल्वर, तो उसकी डेंसिटी लिख दो बट्टे पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी किसी गैस की निकालनी है तो कैसे, उस गैस की डेंसिटी बट्टे एयर की डेंसिटी, यहां पर एयर की आएगी, एयर की, और एयर की होती है 1.4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइए जो भी चीज मैंने लिखी है इसको लिखवाता हूं मैं ढंग से तरीके से, ठीक है। सर दुकान से कुछ चीजें खरीदने से उसको न्यूटन में ना मापकर किलोग्राम में क्यों मापते हैं। कपिल मलाकार जी, आपकी हाइट को, आपकी जो हाइट है ना उसको सेकंड में नहीं नापकर मीटर में क्यों नापते हैं, बताओ, हैं बताओ, खुद मुझे बताओ क्यों मापते हैं। सेकंड में नाप लो कि हाइट है आपके 250 सेकंड। कपिल मलाकार जी, जो दुकान से आप लोग कुछ चीज खरीदने जा रहे हो, फ्रूट खरीदने जा रहे हो, आप देखना चाह रहे हो उसमें पदार्थ है कितना, तो किलोग्राम में तो नापोगे। आपको क्या मतलब है पृथ्वी उसको अपनी ओर कितना आकर्षित कर रही है, आपको यह देखना है कि पृथ्वी कितना आकर्षित कर रही है, अगर कर रही है तो न्यूटन में नाप लो। आपको तो यह देखना है कि कितना पदार्थ है उसमें, कितना फल कितना ज्यादा है। समझ गए कपिल जी, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो 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 देखो, पहली बात तो समझो, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब किसके कंपैरिजन में आप लोग चेक कर रहे हो, वो वाटर है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि गैस की रिलेटिव डेंसिटी आप निकालोगे ना, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, एयर है। कुल मिला के एयर से कंपेयर करोगे, ठीक है। आ जाओ सर करके बताओ, मुझे नहीं आया समझ में, यहां से बताओ सर, आ जाओ, अभी क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा, बताओ। बताओ, आ जाओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व, दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो या रिलेटिव डेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। आपेक्षिक गुरुत्व बोल दो, है ना, या फिर आप लोग आपेक्षिक घनत्व बोल दो। आपेक्षिक गुरुत्व नहीं, इसको विशिष्ट गुरुत्व बोलो ना, तो विशिष्ट गुरुत्व बोल दो, या फिर आप लोग आपेक्षिक घनत्व बोल दो, बात से समान है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है आपको कितना, 2.39 है ना, किसी लिक्विड का दिया हुआ है, किसी तरल का आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। और दोस्तों इस तरल का घनत्व आपको निकालना है ग्राम बट्टे सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तरल का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। पानी का घनत्व कितना है,
1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो तरल का घनत्व क्या हो जाएगा, 2.39 से मल्टीप्लाई कर दो उसको 1000 को, कितना हो जाएगा आप लोगों का 2000 2.39 इंटू 10⁻³ इतना आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, कितने में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था। अच्छा ये सॉरी ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में था, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखो 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 आंसर पूछा जा रहा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, आपने जो आंसर निकाला है 2.93 इंटू 10⁻³ ये किस में निकाला है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। आंसर किस में पूछा जा रहा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आ जाओ निकालते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। देखो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, या 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं। लो मैंने लिख दिया 100 ग्राम। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये 10⁻3 और ये 10⁻2, 10⁻5 हो गया, नीचे 10⁻6 तो ये कट गया, नीचे 10 बन गया, तो क्या बन गया 2.39 में भाग लगाओगे 10 का तो क्या बन जाएगा 0.239 ग्राम पर सेंटीमीटर। दोस्तों समझ में आ गई, गलती मत कर देना। तो आप लोग बोलेंगे कि नन ऑफ दी मेंशन, एक भी सही नहीं है। अरे समझे या नहीं समझे, समझ गए क्या, क्योंकि देखो आप लोगों से आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा था। चले आगे, चले आ जाओ। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है, बाकी के हम लोग करेंगे कल, इसको कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गई, तो कल बायएंसी फोर्स उत्प्लावन बल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़ाई करो। किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या आ रही इस नंबर पे बात कर लिया करो। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ एक क्लास नहीं चल रही, 7374019437, ठीक है, 7374019437। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।